आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मेरे लिए बड़े गौरव का क्षण है जब मैं आपके सामने खड़ा हूं और जो अच्छे अच्छे शब्द मेरे बारे में अभी कहे गए, तो उसके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि जब आप चंद्रमा रात में देखते हो, घटता है बढ़ता है, तो चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। जब सूरज का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है तो जितने हिस्से के ऊपर सूरज का प्रकाश पड़ता है, आधा है, पूरा है, तो वो कहते हैं आज 14 का चांद है, आज 8 का चांद है। चंद्रमा की अपनी कोई प्रकाश नहीं होती, तो मेरा अपना कोई प्रकाश नहीं है। अब्दुल कलाम साहब का प्रकाश जब मेरे ऊपर पड़ता है तो करीब 15-20 मिनट का समय जो मुझे दिया गया है उसको मैं 3 भागों में विभाजित करूंगा, 5-5 मिनट के, क्योंकि कलाम साहब समय के बड़े पाबंद थे और जितना समय मिलता था उसके बाद वो बाहर भेज दिया करते थे, और अगर आप अपनी बात नहीं कह पाए तो नुकसान आपका है। इन 15 मिनट में 5 मिनट मैंने कलाम साहब से क्या सीखा ये बताना चाहूंगा, और 5 मिनट इस किताब को लिखने के दौरान कि गाइडिंग सोल क्या होती है, कैसे सोल गाइड करती है किसी को, ये बताने की कोशिश करूंगा। और आखिरी के 5 मिनट में अब यहाँ जो मुझे भेजा गया है, मैं यहाँ खुद नहीं आया, भूषण भावे साहब ने मुझे नहीं बुलाया, वो कोई है ऊपर जो हम सबको कठपुतलियों की तरह नचाता रहता है। तो इनके बुलाने का और मेरे आने के पीछे क्या भाव हो सकता है, क्या गाइडिंग सोल, क्या कलाम साहब गाइड करना चाह रहे हैं इससे, वो 5 मिनट उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद आप सबसे एक सवाल पूछूंगा कि अगर इस 15 मिनट में डॉक्टर कलाम की सोल ने आपको छुआ या नहीं छुआ, और अगर छुआ तो मैं कलाम साहब का काबिल शिष्य हूं, और अगर नहीं छुआ तो आपसे क्षमा मांग के मैं अपना उद्बोधन समाप्त करूंगा। 1982 में मैं नौकरी करने के लिए DRDO में भर्ती हुआ, और तब कलाम साहब मेरे बॉस बने। तो जो डायरेक्टर होता है लैब का, वो बहुत बड़ा आदमी होता है, और जो नया साइंटिस्ट होता है उसकी तो पहली इतवार को रात को ड्यूटी लगती है सिक्योरिटी के लिए। तो वैसी हमारी दोनों की हैसियत में फर्क था। एक दिन जब 1-1.5 साल हो गया तो कलाम साहब को 15 अगस्त और 26 जनवरी में झंडा वंदन के समय देखने के अलावा हमारा कोई चांस नहीं था उनसे बात करने का। तो एक दिन शाम के 4 बजे मेरे पास एक संदेश वाहक आया डायरेक्टर ऑफिस से कि डायरेक्टर साहब याद कर रहे हैं। तो मैं फौरन भाग के अपने जो मेरे विभाग के अध्यक्ष थे उनके पास गया कि सर डायरेक्टर साहब याद कर रहे हैं, आप मेरे साथ चलो। तो बोले ये कोई LKG का स्कूल थोड़ी है, और डायरेक्टर साहब याद कर रहे हैं तो तुम जाओ, मैं उंगली पकड़ के थोड़ी ले जाऊंगा। तो पहली बार तब डायरेक्टर साहब के मैं कमरे में घुसा, तो आजकल जो हमारे नौजवान हैं, IT के लोग हैं, 25 साल की उम्र में लाख रुपए की सैलरी उनको मिलती है, कार में बैठ के जाते हैं, बिना AC के नींद नहीं आती है। तो उस जमाने में ऐसा नहीं था। डायरेक्टर साहब के सामने कुर्सी रखी होती थी, लेकिन उस पर बैठने की अनुमति नहीं थी, तो खड़े रहना पड़ता था। तो पहला शब्द डॉक्टर कलाम ने मुझसे ये कहा कि ये जो सज्जन बैठे हैं, और मुझे नहीं पता वो सज्जन कौन थे, एक सज्जन बैठे हैं, पढ़े लिखे थे, बड़े विद्वान आदमी दिख रहे थे, उनका नाम नहीं बताया।
ये कह रहे हैं कि जो हमारे मिसाइल के अंदर एयर बॉटल होती है, जो 15 CDV6 स्टील से बनाई जाती है, इनका ये कहना है कि वो टाइटेनियम से बनाई जानी चाहिए। अब ना तो मुझे ये पता कि एयर बॉटल मिसाइल की क्या होती है, और ना मुझे ये पता कि टाइटेनियम क्या होता है। लेकिन हमारे उत्तर भारत के लोग थोड़ा चतुर होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता फिर भी कुछ बता देते हैं। ऐसी ट्रेनिंग लेके मैं हमेशा आया। तो मैंने बताया सर ये बड़ा अच्छा विचार है। तो डॉक्टर कलाम ने मुझसे कहा, फनी गाई, व्हाट इज योर एज? सर मेरी उम्र 27 साल है। तो 27 साल की उम्र में तुम्हें ख्याल भी आते हैं? अरे मूर्ख आदमी, अगर तुम कहो कि अगर मुझे ये बॉटल टाइटेनियम की बनाने की अनुमति दी जाए तो मुझे शायद ये ख्याल आएगा कि मैं पैसा खर्च करूं। और अगर 27 साल की उम्र के लोगों को ख्याल आ रहा है तो उनके ख्यालों के पीछे देश की पूंजी और देश का पैसा खराब करने का मेरा कोई विचार नहीं है। बस वही एक टर्निंग पॉइंट था। मैं डरा नहीं, मैं घबराया नहीं। मैंने कहा सर मेरे कहने में चूक हुई, मैं कहना यही चाह रहा हूं। तो तुम बॉटल बनाओगे? यस सर बनाऊंगा। तो जाओ। तो अगले दिन मेरे पास एक चिट्ठी आई कि आपको विशाखापट्टनम भेजा जाता है। वहां पर एक भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड है, वहां पर जाकर चीफ इंजीनियर डॉक्टर गुरु राजा साहब को रिपोर्ट करो और टाइटेनियम एयर बॉटल बनाओ। तो 1983 में गूगल नहीं होता था। बस स्टैंड पर एक कैलेंडर जैसे नक्शे बिठा करते थे, प्रांत का नक्शा, देश का नक्शा, जिले का नक्शा। तो पहले वो आंध्र प्रदेश का नक्शा खरीदा, फिर देखा इसमें विशाखापट्टनम कहाँ है, फिर उसे लेके घर गया, अपनी बीवी को बताया। मेरा बड़ा लड़का 6 महीने का था, तो वो रोने लगी। तो बोला इसमें रोने की क्या बात है? बोले मैं तो हैदराबाद आके पछता रही हूँ और अब तुम कह रहे हो कि तुम वाइजैक जाओगे, तो पहले मुझे मेरठ छोड़ दो और उसके बाद जहां तुम्हारा मन करे वहां जाओ। तो ये उदाहरण मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जीवन जो है वो कोई एनिमेशन प्रोग्राम नहीं है जैसे कंप्यूटर में आजकल होता है, बटन दबाया तो चिड़िया बड़ी हो गई, फिर वहां उड़ गई, पूंछ भी लंबी हो जाती है, टूटती नहीं है। ऐसा नहीं है। जीवन के अंदर एक एक कदम बढ़ना पड़ता है, ठोकर खानी पड़ती है, बीवी की बात सुननी पड़ती है, बॉस की बात सुननी पड़ती है, नौकरी बचानी पड़ती है, घर बचाना पड़ता है, तब जाकर कहीं 62 साल की उम्र में यहाँ खड़े होकर बोलने के लिए बुलाया जाता है। तो बॉटल बन गई। उसके बाद कलाम साहब ने मुझे फ्रांस भेजा, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान में बॉटल बनाई गई थी तो यहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी। तो मैं फ्रांस गया, मेरी उम्र 30 साल की भी नहीं थी। और उसके बाद जो उन्होंने एक सड़क से उठा के जो एक ऐसे करके ऊपर बनाते हैं, उस तरह से उन्होंने मेरे को बनाया और सारी दुनिया में मेरा नाम हुआ, देश में मेरा नाम हुआ। उसके बाद मैंने कलाम साहब से रिक्वेस्ट की कि सर ये मिसाइल वगैरह बहुत अच्छे लग रहे हैं बनाने, पर मेरे मन में शांति नहीं है। क्या मतलब इसका ये क्या काम है ये मिसाइल बनाने का? तो उन्होंने कहा कि ये नाउ यू आर ए गुड गाई। मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ, मेरी भी समझ में यही आ रहा है। तो ये जो प्रौद्योगिकी है, ये जो टेक्नोलॉजी है जो मिसाइल बनाने में काम आती है, क्या हम इसका इस्तेमाल एक ऐसे गरीब हिंदुस्तानी के लिए भी कर सकते हैं जिसके श्रम और जिसके पैसे से ये बड़े बड़े दिल्ली और ये जो पूरे संसद भवन बने हुए हैं, उसके लिए क्या कुछ इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं? तकनीक तो तकनीक होती है, आटा तो आटा होता है, पूरी बना लो या पराठा बना लो या चपाती बना लो, तकनीक तो तकनीक।